खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेरों को लेकर के आते हैं जहां पे खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारी एक्सपर्ट अंबाला जी, और निर्णय लेंगे आप कि वहां पर खरीदे बेचे क्या करना है। एक एक करके जरा लेकर के आते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स स्क्रीन पर लेकर के आइए। आज एंजल वन में दबाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक समय था कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी, अभी भी यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। जुलाई के मुकाबले इनका ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 15% घटा है। ये जो बाज़ार में गिरावट रही है ना, ये सब उसका असर है। जो है जुलाई के जो इनके पास जो सदस्य थे वो 6.4 लाख से घट के 5.5 लाख के आसपास रह गए। तो इसका जो है पहली बार जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरा है इनका ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन। आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है मैम एंजल वन पे। अभी कैसा लग रहा है मैम 2262-63 के आसपास? आपकी टिप्पणी क्या होगी एंजल वन पे? देखिए, एंजल वन को कंपटीशन टफ मिलने वाला है और द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो जाती हो तो थोड़ा सा वीक रहेगा। आप इसको अगर बाय करना है वापस से टेक्निकल्स के बेस पर और कंपनी का क्वार्टर अगर थोड़ा ठीक ठाक रहता है ये वाला, तो आप इसको बाय लेने की कोशिश कर सकते हैं 2100 के भाव पर, जबकि अभी करंटली ये है 2262 पर। यानी सिंपली बोलूं तो थोड़ा सा और स्लाइड हो सकता है 2100 के आसपास और 2150 के आसपास। इट्स अ गुड पिक फॉर अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉप लॉस हमारा जाता है 1950 पर एंड टारगेट उसके अगेंस्ट में पेशेंस रखने वालों को लगभग 2400 के ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। और जो स्टॉक को एनालाइज करते समय जो बात बोली कि इसके लिए फंडामेंटल इशू आने वाले हैं, जैसे चाहे अभी जो लिस्टेड स्टॉक्स है, चाहे वो शेयर इंडिया हो या फिर एंजल वन, क्योंकि जैसे ही रिलायंस जियो फाइनेंशियल अगर ब्रोकरिंग फर्म में भी आ जाती है तो इनके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये लोग ऑलरेडी हैं, तो प्रॉब्लम तो आने वाली है और वही चीज प्राइस में दिख रही है। तो थोड़ा सा केयरफुली अपने स्टॉक्स को चुनिए फिलहाल के लिए, जब आप एक डिस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटी वाली सेक्टर या इंडस्ट्री पे हो। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात हो गई एंजल वन को लेकर के। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, क्योंकि ये वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। स्विगी में मैम जो है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है। हालांकि काफ़ी पॉजिटिव ये खबर, हालांकि जो है ये 2 दिन से चल रही है खबर। और कंपनी ने अब जो है पहले जोमेटो पे खबर आई थी, उन्होंने 12 कर दिया, इन्होंने 15 कर दिया। और अब लगातार 3 हफ्ते में तीसरी बार ये बढ़ोतरी जो है यहाँ पर की गई है। अब जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उसके चलते जो मांग देखने को मिल रही है, ये उसके चलते इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं। और फोकस एक ही है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया जाए। मैम क्या राय रहेगी आपकी स्विगी पे, और स्विगी के साथ साथ जोमेटो पे, दोनों में बेटर कौन सा लग रहा है? अभी आज थोड़ी सी सुस्ती दोनों में देखने को मिल रही है। हाँ, देखिए स्विगी बेटर है, मैंने कल भी वही व्यू दिया था। स्टॉक का बिजनेस दोनों ही स्टॉक के पसंद नहीं है, लेकिन जब टेक्निकल की बात आती है या फिर मोमेंटम की, तो स्विगी हैज अ मोर स्कोप। स्विगी में देखा जा सकता है और भी मौका है, थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली कम है, और जो जोमेटो में हो चुका है वो इसमें होगा। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन स्विगी में ज्यादा लग रही है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेवल्स हमने शायद कल भी डिस्कस किए थे, तो वही लेवल विल रिमेन सेम। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लिया। और मैम कल जो आपने डिस्कस किया था उसी पे हमने थंब लगाया है। आपने अगर देखा हो प्रोग्राम तो ओला, काफ़ी सारे यस। लोगों, हाँ, ओला पे जो आपने टारगेट 80 रुपये का दिया, उसके बाद फिर मैंने एक छोटी सी रील भी रिकॉर्ड की और वो भी हमारे ओके। इंस्टा चैनल पे गई, और 80 रुपये का टारगेट दिया गया। अब वहाँ यस। से आ गई है गिरावट, और उसके बाद से जो है टिप्पणियाँ लोगों की खतरनाक हो जाती हैं, आप तो जानती हैं। तो अभी क्या करें, 64-65 के आसपास 5.5% की आज गिरावट है। तो अभी होल्ड करें 64-65 पे और ख़रीद लें? ओला पे अभी वो क्या है, अभी ओला को लेके क्या करना चाहिए? काफ़ी क्वेरीज हैं जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्निंग का रेफरेंस देती हूँ। पिछले शोज में तो बाइंग सबको मालूम नहीं है, 54 से 56 की बाइंग थी, सेकंड फेज की बाइंग। लेकिन सुबह जब 71 के पास में था तो पूछा था आपने कि क्या अभी बाय कर सकते हैं। मेरे मुंह से एक स्टेटमेंट था कि अभी ये महंगा है, रिस्क ज्यादा है। तो जो 70 पर लेने के लिए रेडी थे, माइंडसेट नहीं बदलना चाहिए। जो लोग 70 पर लेने के लिए उतारू थे या फिर इंपल्सिव बाइंग करने के लिए रेडी थे, आई होप कि वो मेरी बात सुन के रुक गए होंगे। अब आपको क्या देखना चाहिए कि अगर ये वही रेट अगर आपको 58-57 की रेंज में फिर से मिलता है, वहां पर बाइंग लेने की सोचिए। अभी भी थोड़ा सा रुकिए, मिल जाएगा, एक बार और मिल जाएगा।
एंड इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में सेम है, चाहे आप पुल बैक के लिए बाय कर रहे हो या फिर जो लोग पहले से बाइंग करके बैठे हैं, तो उनके लिए भी स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा आप 55 पर 56 पर ही स्टॉप लॉस रखिए। दैट्स इट। तो अभी मैम फ्रेश बाई के लिए आप ये कह रहे हैं कि दोबारा 58 के आसपास आए तभी खरीदें, हाँ अभी नहीं खरीदना है, हाँ करंट लेवल यस। पे नहीं खरीदना है ना, नई नई बाइंग एवरेजिंग के लिए लोग जो पूछ रहे हैं वो उनको मना है ना। नहीं, मैं सी आपका लॉस बढ़ जाएगा, आपकी रिवॉर्ड तो इंक्रीज नहीं, पॉसिबिलिटीज है। आप ऐसे देखो, मैं किस तरह से स्टॉक्स को देखती हूँ। एक स्टॉक जो ऑलरेडी कुछ महीनों में या फिर 4 हफ्ते 3 हफ्ते में 60-50% बढ़ गया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कहाँ चला जाएगा, और वो भी वैसा स्टॉक जो हाईली लिक्विड हो। तो वैसी पॉसिबिलिटीज ऐसे स्टॉक्स में नहीं दिखती है। जो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं डॉट 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 बनाते हैं लिक्विड स्टॉक्स, वहां पर वो आपको दिखता है, वहां पे एग्जिट भी नहीं मिलते, बट ये स्टॉक में आपको हलचल दिखती है। तो जनरली क्या होता है विपुल जी, यूजर्स के लिए बोल रही हूँ, अगर कोई भी स्टॉक बहुत ही स्टीप मूवमेंट इधर डायरेक्शन चाहे ऊपर या नीचे कर चुका होता है, तो रिकवरी भी वैसी ही होती है। लेकिन गेन्स को लगातार लगातार हर महीने महीने 50-60% के रेट पर बनाए रखना इट्स इम्पॉसिबल, ये कहीं नहीं होता और यहाँ भी नहीं होगा। तो पुलबैक्स आते हैं, अगर आपको स्टॉक में विश्वास है तो पुलबैक्स में बाय करिए, यही स्ट्रैटेजी होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और बात हो रही थी BHEL। BHEL में बड़े ऑर्डर की खबर निकल करके आई है। MB पावर से इनको 2600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 800 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनको मिला है। मध्य प्रदेश बॉयलर और टरबाइन जनरेटर की सप्लाई करेगी कंपनी। BHEL मतलब इतने बड़े ऑर्डर के बावजूद, हालांकि कंपनी काफ़ी बड़ी है, सुस्ती दिखा रहा है आज। मैम 2.25% नीचे 211-212 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ BHEL का शेयर, क्या करें? थोड़ा और वेट करिए, अच्छी बाइंग का मौका मिलेगा, और वेट कर लीजिए। आज के हिसाब से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये 185-95 के आसपास जब आए, इस रेंज में ही इसको खरीदने की कोशिश करें, 212-13 इस रेट पर नहीं। शायद ये स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किया था और तब भी शायद व्यू यही था। और दूसरा तरीका ये है कि आप वेट करिए ब्रेकआउट का, और उस ब्रेकआउट में मोमेंटम प्ले करके निकल जाइए, लेकिन उसके भी चांसेस कम ही है। तो आप अच्छे भाव का वेट कीजिए, देन इसको मिड टर्म के हिसाब से इसको देखें एंड देन होल्ड कर सकते हैं। बट अभी के लिए करंट भाव पर ये महंगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल निशान में फिसला है निफ्टी। 24,713 का लो देखने को मिला है, और 24,713 का लो दिखाने के बाद अभी 24,716 का लेवल देखने को मिल रहा है। नए न्यूनतम स्तर बनते हुए अब निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। मैम, आज की ये गिरावट समझ में नहीं आ रही है, अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी ये रिकवरी आएगी? क्या होगा? आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे निफ्टी के अंदर? ये जो एक सेलिंग जिस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, 24,713 का लो जी। ओके, तो देखिए इसमें एक मौका मिलेगा थोड़ा सा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, ये 670-50 की रेंज में जब भी आ रहा है, वहां पर आप एक बाइंग कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस, और ये व्यू इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू का ही रहेगा। अब अगर ये आ जाता है तो भी, कल सुबह आता है तो भी, और वो भी अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो फिलहाल के लिए 720 पर है ये। 680 के आसपास, 650 के आसपास आता है तो वहां से एक छोटा बाइंग कॉल बनता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 24,630 का, एंड उसके अगेंस्ट में जो टारगेट मिलेंगे 710 से लेकर के ऊपर फिर ट्रेल करते हुए जाना है। दिस इज अबाउट डायरेक्शनल कॉल। अदरवाइज सजेस्टेड ये होगा कि आप इसमें फ्यूचर में हेज्ड पोजीशन बना करके जाएं, ताकि आपको ओवरनाइट भी अगर पोजीशन होल्ड करनी है तो आपको मौका मिल सके मोमेंटम प्ले करने का। ठीक, चलिए इस बीच जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। रेलटेल पे जरा आज कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं, हालांकि प्रेशर यहाँ पर भी है, आज दबाव देखने को मिल रहा है, 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी को गृह मंत्रालय से जो है वर्क ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर का साइज़ करीब 15 करोड़ रुपये के आसपास का है। तो रेलटेल में बीच में भी काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर निकल के आई थी, लेकिन ये सेक्टर अभी नहीं चल रहा। मैम, क्या करें? 344 का लेवल रेलटेल पे। ओवरऑल रेलवे में कोई फेवरेट काउंटर है आपका जिस पे आप अभी एवरेजिंग की या नई बाइंग करने की सलाह देना चाहेंगी? देखिए ओवरऑल पहले हम एक बार रेलटेल को देख लेते हैं। हाँ, पहले 344 पर है,
मेंटेन स्टॉप लॉस, अगर आप पुराने ब्रेकआउट्स को देख करके ट्रेड में आए हैं, मेंटेन स्टॉप लॉस एट 338 के स्टॉप लॉस पर ही आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्टॉक और स्लाइड होगा, और अगर ये होता है देन स्टॉक्स जो सपोर्ट्स है वो काफी दूर है। तो मोमेंटम बिगड़ता है, तो मोमेंटम बिगड़ने में आपको अपने कैपिटल बचाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक अगर पिकअप नहीं हो रहा है जहां से उनको होना चाहिए जनरली बेस्ड ऑन टेक्निकल या फिर न्यूज, तो इसका मतलब है कि वो सारी चीजें साइडलाइन हो गई हैं और स्टॉक में या मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ अलग ही हैं। तो प्राइस एक्शन वही समझाता है हमें। एंड फिलहाल 338 का स्टॉप लॉस है इसमें। और आपने जो एक स्टॉक पूछा है मैंने कहा कि इसमें रेलवे में, हाँ रेलवे में बहुत क्वेरीज रहती हैं हमारे पास, तो अभी जी, हाँ कोई पसंदीदा तो है? मुझे पर्टिकुलरली रेलवे तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एक स्टॉक पसंद है मुझे, इंडस स्टार। आप इसको देख सकते हैं। इंडस स्टार में आज के डेट में ये स्टॉक 322 के पास में है। एंड मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये स्टॉक 310 से 325 की रेंज में जो है खरीदने लायक ही है। एंड इसमें जो टारगेट मिलते हैं हमें 310 से 340 315 की रेंज में ना मैम? 310 चल रहा है, 310 से 325 की रेंज हाँ, में। तो अभी मतलब करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। हाँ, उसी रेंज में है। जब मैं थोड़ा सा वाइड रेंज देती हूँ तो उसका रीजन ये है कि आप एग्रेसिव बाइंग करंट भाव पर ना करें, धीरे धीरे। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सिर्फ एक भाव ही दिया गया, इसका मतलब है कि वहां पर जो भी आप डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वहां पर लिया जा सकता है उस एक्सपोजर से। लेकिन एक रेंज है तो उसका मतलब एग्रेशन थोड़ा सा कम रखना है, ताकि आपको एक एवरेज बाइंग मिल जाए। और इसमें जो टारगेट बनेंगे वो 340 से लेकर के अप टू 365 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पर कंबाइंड 305, बस इतना ही स्टॉप लॉस मेंटेन करने की नीड है इसमें। 305 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बताया आपने? 340 से 340। 365। ठीक है मैम, वरुण बेवरेजेस पे अगली खबर है, उस पर आए। उससे पहले चूंकि आपने इंडस टावर का नाम ले लिया, तो एक बार आइडिया का भी बोल दीजिए मैम। दोनों मतलब एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज भी रहती हैं। ये 6-7 रुपये से आगे बढ़ नहीं रहा हालांकि आइडिया, लेकिन अभी करंट लेवल पे जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह देंगे? और आपके जो क्लाइंट्स होंगे या जो भी लोग ग्राहक आपके टीम के हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनको क्या सजेस्ट कर रही हैं अभी ये वोडाफोन आइडिया पे आप? मैंने इंडस टावर रिसेंटली दिया था, उसमें हमारा तो टीजी हो गया, उसके बाद ये पुल बैक मोड पर है। एंड अभी मैंने आइडिया हाल फिलहाल सजेस्ट नहीं किया है आइडिया को। काफी समय पहले किसी न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए इसको रिव्यू किया था, बट रिसेंटली मैंने आइडिया, जब आप लोग पूछते हैं कोई भी क्वेरी तो वहां पर ही मैंने इसको दिया है। पर्सनली आइडिया को स्टॉक्स लोगों को रेकमेंड नहीं किया गया अपनी कम्युनिटी में। आज के भाव पे, और पिछली बार पूछा था किसी यहीं पर शायद कि इसको कहां तक ले जा सकता है, तो 6.5 रुपए का स्टॉप, 6 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस था, और 8 रुपए का शायद इसमें टारगेट था, जो कि अभी हिट होना बाकी है। तो लोग अगर चाहते हैं इसको देखना तो आज के भाव पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, स्टॉप लॉस में कटौती नहीं कर सकते। 6 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है लो रिस्क पर। 6 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखे चलना है। वरुण बेवरेजेस पे जरा खबर स्क्रीन पे चला दीजिए फटाफट मैम, तब तक आप चार्ट देख लीजिए। आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कि कंपनी ने जीगर रिन्यूएबल्स में 26% स्टेक जो है वो खरीदने का मन बनाया है। वहाँ पर स्टेक खरीदेगी कंपनी और राजस्थान के कैप्टिव सोलर पावर सप्लाई के लिए निवेश करेगी। तो ये जो है सोलर पावर की तरफ भी अब कंपनी का रुझान जो है वो वरुण का हो रहा है, वरुण बेवरेजेस का। तो 2.5% की हालांकि आज गिरावट देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। क्या टिप्पणी रहेगी मैम, अभी क्या करना चाहिए? वरुण बेवरेजेस में ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। जब तक ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता है, या फिर सिंपल समझें कि नई पावर स्टॉक में नहीं आती है, तब तक रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। और वो लेवल बनता है आज का हाई, यानी आप कह के चले कि ये 518 के ऊपर जब भी क्लोज करे डेली टाइम फ्रेम पर, उस कंडीशन में ही इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। टिल देन ये स्टॉक थोड़ा सा आपको साइडवेज मूव करते हुए या फिर डाउन साइड के मूव में ही मिलेगा। तो यहाँ पर डिप बाइंग वाला व्यू नहीं है, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट प्ले करने वाली स्ट्रैटेजी को यूज करना है। उस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब ब्रेकआउट हो जाए, देन उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस बनता है 480 एंड एक्सपेक्टेड टारगेट बनते हैं आपके 545 ऑनवर्ड्स। ठीक, मैम आपका डिस्क्लोजर लें उससे पहले हम बता दें कौन कौन से प्रोग्राम हमारे दर्शक अभी आने वाले हैं, और ताकि दर्शकों को अपडेट दे दें। तब तक आप अशोक लेलैंड भी सिर्फ एक लाइन का उत्तर, क्योंकि फ्रेश एंट्री के लिए लोग पूछ रहे हैं और मैंने वादा किया था खबरों के खेल में लेंगे, मेरे दिमाग से मिस हो गया। चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए 2:30 बजे। अभी तुरंत आप जो है हमारा विशेष सेगमेंट, क्योंकि बहुत लोग आज कह रहे हैं डिफेंस रेलवे पर कोई बात नहीं करा, तो हमने बात की है रेलवे डिफेंस शेयरों का अब क्या होगा। जी हाँ, अब जीएसटी रिफॉर्म के बाद तो सारी लिक्विडिटी जा रही है कंजम्पशन सेक्टर के अंदर,
पर अभी क्या करना चाहिए, तो ये हमने बातचीत की प्रदीप हल्दर जी के साथ, और रेलवे और डिफेंस के जो शेयर्स हैं उन पर डिटेल में बातचीत हुई है। अपोलो माइक्रो, RVLL, टीटागढ़, BEL, BDL, HAL, इन सब पे बातचीत हुई है। इसके अलावा 11:30 बजे अभी GST रिफॉर्म के बाद कहाँ पे जो है कमाई के मौके हैं, तो पूरी थीम जो है डिटेल में डिस्कस हुई है। आप वहाँ जा कर के देखें, टाटा मोटर्स हो, वोल्टास हो, ओला पे आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज हैं, तो ओला पे भी काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बातचीत वहाँ पर की है। टाटा मोटर्स, M&M, इन सब में कहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं, डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाएगा ये सेगमेंट इस थंब के नाम से। लेकिन अगर आपका SIP चल रही है तो अब क्या करना चाहिए कि अब कौन सा फंड जो है चुने, GDP डेटा के आने के बाद कौन सा फंड यहाँ पर चुनना चाहिए, इस पर हमने जो है ख़ास प्रोग्राम तैयार किया है। शाम को 4 बजे लाइव हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए बोनस के साथ। हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की और अच्छे से पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। बाकी जिनके सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन पहले डिस्क्लोज़र ले लेते हैं मैम से। और मैम, आपकी क्या डिस्क्लोज़र के साथ साथ अशोक लेलैंड जी। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है मैंने बीच बीच में बता दिए हैं, बाकी लोगों के पास में हो सकते हैं जो हमारी रिकमेंडेशंस के बेस पर। और अशोक लेलैंड पर जो आपने पूछा है, ये स्टॉक मुझे लगता है कि अभी 128 पर है, 123 124 पर आएगा, वहां पर ही फ्रेश बाइंग की चांसेस बनते हैं। एंड उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 120 है होना चाहिए। एंड टारगेट फिर जो अभी रिसेंट हाई बने हैं 132 से लेकर के अप टू 140 के टारगेट्स होंगे। व्यू है शॉर्ट टर्म 3 महीने का ही है। जाते जाते एक बात कहने की इजाजत अरे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। देखिए, ये जो GST का जो रिफॉर्म है ये उपभोक्ता वाला है, कंज्यूमर वाला है। और किसी भी GDP की ग्रोथ उत्पादक से होती है। अगर उत्पादन पे फोकस है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर वाली अप्रोच दिख रही है। तो वही चीज है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि किसी भी ऐसे एस्पेक्ट में GST नहीं कम किया गया है जिससे कि प्रोडक्शन को ज्यादा हेल्प मिलती। चलिए, लेकिन अब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है मैम। अब आगे चल करके इस पर टाइम तो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपसे बातचीत कर नहीं पाएंगे। थैंक यू मैम। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, और जिन दर्शकों से सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।